गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय का ऐकायला? ओके. 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 मी माझी स्क्रीन शेअर करते आता. ऑल राईट, ऑल राईट, फाईन. लास्ट टाइम अपन काय केलेलं? हमने लास्ट टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, एस्केप वेलोसिटी देखी थी, और उसके बाद वेटलेसनेस इन स्पेस देखा था. तो आपको स्पेस में वेटलेसनेस फील क्यों होता है? इसके बाद हमने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे. क्या हमने ये सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे दोनों भी? ओके. क्या हमने ये सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड? यस. ओके. और ये वाले किए थे हमने. ये वाले किए थे हमने. ये भी किए थे आई गेस. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, तीन यहाँ पे केस. ओके. तीन एग्जाम्पल्स थे इसके साथ, और इसके साथ एक था. ठीक है. Okay. इसके अलावा हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था. सॉल्व एग्जाम्पल में से ये वाला एग्जाम्पल 1, which is related to the weight of ये mass and weight. ये हमने किया था नहीं किया था? ये स्टूडेंट्स. नो. ओके. नो. ओके. फाइन. ये वाला बाकी था. ओके. इवन आई डोंट थिंक सो ये नहीं हुआ था हमारा शायद से. ओके. ठीक है. तो हम ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर जाते हैं एक्सरसाइज पे, और उसके बाद एक बार दोबारा से ये चैप्टर को लास्ट बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो. तो एग्जाम्पल 1 बताता है ये. इफ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन्स. ओके. अगर किसी का वेट है 750 न्यूटन्स ऑन अर्थ, हाउ मच वुड इट वेट ऑन अ मून दैट. ओके. हाउ मच इट विल weigh on moon if the moon's mass is 1 upon 81 of that of the earth and its radius is 1 by 3.7 of that of the earth. ओके. अर्थ है. अर्थ का जो रेडियस है, ओके, वो सपोज ए है. ओके. ये अर्थ का मास है ए. तो मून का मास क्या बताया गया है? ए का 1/81 है, तो मतलब ए डिवाइड बाय 81. ये इसका मास है मून का, ये बताया गया. ठीक है. तो अभी हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? हमको ये फाइंड करना है कि what would be the weight of moon, what would be the weight of this person on moon, अगर अर्थ पे इसका इतना वेट है. तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे. गिवन इंफॉर्मेशन में हमने वेट ऑफ अर्थ डाल दिया, रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द मून, क्योंकि हमारे पास अर्थ की इंफॉर्मेशन है. ओके. तो हमने क्या किया? मास ऑफ मून. तो क्या रहेगा? मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून. तो ये हमने किया था. आई गेस ये हमने किया था. पता है 81 को रिवर्स, 1/81 को रिवर्स किया था 81/1. मास, अगर मून का मास ये है, तो अगर अर्थ का मास कितना रहेगा? अच्छा, एनीवेज विल डू दिस अगेन. ओके. तो हमने क्या किया था इधर? हम यहाँ पे रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. ओके. मास के लिए m को लेंगे, मास ऑफ ई m इंटू m बाई ई जो रहेगा, ये मास ऑफ अर्थ है, और मास ऑफ मून इज m इंटू एम. तो हमने मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून किया तो 81 आया. 81 कैसे आया? क्योंकि हमारे पास मास ऑफ मून ये था, तो ये रेसिप्रोकल बन गया, 81/1 बन गया. ठीक है. ये कैसे बना? क्योंकि आपका मास ऑफ अर्थ सपोज ए है, ओके, और मास ऑफ मून है आपका 81, 1/81. ओके. 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट अ मिनट.
ओ सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे टू बी वेरी इजी एंड एक कीप इट वेरी इजी, हमने यहाँ पे मास ऑफ अर्थ जो था हमने उसको रिप्रेजेंट किया, मास ऑफ अर्थ सपोज 1 किलोग्राम से। ओके, और मास ऑफ मून है हमारे पास दिया हुआ, मास ऑफ मून तो कितना है 1/81। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ मून है। हमने क्या किया है, रेशियो क्या है, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, इसका मतलब है A अपॉन 1/81। करेक्ट। अगर हम ये 1/81 को सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये कैसे आएगा, आगे जाके ये ऐसे बनेगा, 81 ऊपर जाएगा जब कोई भी फ्रैक्शन ये वाले मेन पार्ट से ऊपर जाता है या ये डिविजन साइन से ऊपर जाता है तो ये रेसिप्रोकेट होता है। तो रेसिप्रोकेट क्या होगा, ए अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ए इंटू बनेगा, ओके, 81/1। ठीक है, तो ये हमने ए का भी फैक्टर हमें पता नहीं है, 81 हमें पता है, ये है न्यूमेरिक फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ मून लेंगे 81। ओके, तो हमने ये वाला रेशियो लिया, ये समझा सभी को कैसे रेसिप्रोकेट हो गया, ऊपर का 81 नीचे का 81 ऊपर कैसे आया, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिलहाल हम ए को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा है, हमको ए को लेने की जरूरत नहीं है, सो विल जस्ट टेक 81। वैसे ही हमने रेडियस ऑफ अर्थ को भी ऐसे ही किया है, रेडियस ऑफ मून के साथ कंपेयर किया है, अर्थ ऊपर रहेगा मून नीचे आएगा, तो हमारा 1/3.7 बन गया 3.7, और ये रेशियो रह गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पर्सन का मास है 750। ओके, तो वेट ऑन द अर्थ क्या हो गया, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला पता है, ऊपर था F इज इक्वल्स टू, ओके, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला था हमने वही फॉर्मूला लिया है, हमने इसका जो वैल्यू था इसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला डाल दिया। ओके, ये फॉर्मूला कौन सा है, इफ यू गो बैक यू विल सी हियर, जस्ट अ मिनट, ये हमने फॉर्मूला कहाँ से लिया, ये हमने फॉर्मूला यहाँ से लिया। मैंने आपको फॉर्मूलाज बनाने के लिए बोला था, अपने पेज पे बनाया फॉर्मूला सबका, ये वाला, ये वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट अभी यहाँ पे सम सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम आते हैं नीचे, इसके लिए हमने यहाँ पे 750 पर्सन का वेट डाला, ये फॉर्मूला डाल दिया, मास इनटू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटी, ये मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पे हमारा एक कन्वर्जन जैसा आ गया, क्या कन्वर्जन हुआ है, लास्ट टाइम मैंने आपको कट करके भी बताया था, 750 इंटू RE ऊपर होगा अपॉन GMM होगा। ठीक है, ये हो गया वेट ऑन द मून, हमारे पास इक्वेशन 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा वेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू वेट विथ रिस्पेक्ट टू मून, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को एक तरफ करेंगे और रेशियोज को एक तरफ करेंगे। तो हमने नंबर्स और रेशियो को एक तरफ करके हमें मिला है 750 इंटू ये वाला फैक्टर। ठीक है, हमको ये वाला मिला है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 126.8 न्यूटन्स। कि अगर आप अपना लास्ट लेक्चर चेक करोगे तो आपको वहां पे ये वाला सॉल्व किया हुआ है, हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया है सॉल्व एग्जाम्पल में, तो ये वाला आपको लास्ट लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, तो हमको ये वाला मिल गया। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, so we can write this weight on the moon mg small m is acceleration due to gravity on the moon, thus g into small m या फिर the acceleration gravity of moon is 1/6 of the weight of the earth। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल वेव्स देखा था, ये LIGO लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, आपने इसके बारे में पढ़ा है, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट टाइम।
आपने पढ़ा है ये? जस्ट ट्राई टू रीड दैट। इसके बाद अब हम चलते हैं सीधा, इसके वेलोसिटी के सम्स भी कर लिया हमने, इसके बाद हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के लिए आई शेयर माई स्क्रीन हियर। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दिस इज आंसर। अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम, दिस इज हाउ इट इज मैच। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। उसके बाद दीज आर द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सो यू कैन सॉल्व देम ऑन योर ओन, नो प्रॉब्लम। यू कैन सॉल्व देम ऑन योर ओन। मास और वेट में कोई भी 4 पॉइंट्स अगर आपको डिफरेंस बिटवीन करने बोला है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफरेंशिएट आ गया है, तो अगर आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए या 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए, सॉरी 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स ईच, 4 पॉइंट्स फॉर मास, 4 पॉइंट्स फॉर वेट। ठीक है, तो 4 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स आपको लिखने हैं। दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स। ओके, 5वां पॉइंट एक एडिशनल लिख के रखना फॉर एग्जाम। इसके बाद हम आते हैं आगे। दिस इज अनदर ये क्वेश्चन, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ विल बी सेम। इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ये वाला, what will be the mass of the object, so here it is। ये सारे आंसर्स और क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 3 लॉज गिवन बाय केपलर, ये वाला, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट अ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो केपलर के लॉ से न्यूटन जी ने अपनी ये वाला इक्वेशन कैसे अराइव किया। यहाँ पे फर्स्ट लॉ दे दिया, सेकेंड लॉ मेंशन किया, थर्ड लॉ मेंशन किया। जब भी आप लॉज मेंशन करते हो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं करना है, एज इट इज लॉ लिखने हैं। ठीक है, बिकॉज लॉज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। तो लॉ आप अच्छे से ध्यान से उसको लिख लो, अच्छे से याद कर लो, एक पेपर पे आप लिख के रखो सारे लॉज, आपको एंड में काम आएंगे। तो यहाँ पे न्यूटन यूज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ पे हमने ये मेंशन किया है, जो बताता है इनवर्स स्क्वायर रूल। ये कैसे बताता है इनवर्स स्क्वायर रूल, हमने सेम टू सेम वो जो हमने केपलर में पढ़ा था वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद कैसे डिराइव हुआ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये हमने डिराइव किया है। ठीक, ये वाला जो है आपको 3 लॉ मेंशन करने के बाद थर्ड लॉ आपको डिराइव करके बताना है। इसके बाद वी विल गो टू अनदर पार्ट, the stone thrown up vertically upwards, initial velocity, height before coming down। ये वाला क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किया था, so it's very easy here for vertical upward motion। ओके, यहाँ पे हमने s is equal to h, u is equal to u, v is equal to 0 and a is equal to -g, क्योंकि ये अपवर्ड मूवमेंट में डाला है ना, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ये -g आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन डिराइव किया है। तो हमने क्या किया, लेट t बी द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द हाइट, दस यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव -2gh इज इक्वल टू v² माइनस u²। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे u को एज एक सेपरेट कर लिया और यहाँ पे रूट को यहाँ पे इनको दे दिया। ठीक है, v² इज इक्वल टू u²। कैसे आया ये, u कैसे सिंगल हो गया, v² की वैल्यू 0 इंटू 0 बिकम 0, u² की वैल्यू क्या है, u इज इक्वल्स टू u, तो u ही रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 0 हटा के u² की जो स्क्वायर रूट था इनको ट्रांसफर कर दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव v इज इक्वल टू u माइनस gt, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। t इज इक्वल टू u अपॉन g, कैसे आया t को हमने सेपरेट किया और जो इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई होता है वो नीचे आके डिवाइड होता है। ओके, विच इज इक्वल्स टू 2h अपॉन z, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिला। ये तो था वर्टिकल अपवर्ड मोशन का इक्वेशन। अब हम आएंगे वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन। सेम आपके पास डेटा होना चाहिए, अगर डाउनवर्ड आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे अपवर्ड मोशन था, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u हो गई, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, और a इज इक्वल टू -g हो गया क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी गया।
यहाँ पे आपका टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है. ओके, व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, एनीथिंग? ओके, यहाँ पे ये टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है तो a इज इक्वल टू जी आएगा, माइनस जी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रेविटी के फेवर में जा रहा है. इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी. s विल बी, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट विल बी द हाइट कवर्ड बाय द स्टोन. ठीक है, सो लेट स्मॉल v बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विच इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड. ओके, स्टोन कहो बॉल कहो, द स्मॉल v विल बी द वेलोसिटी और स्मॉल t विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. ये स्टोन है या बॉल है, इसे ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वी विल रिप्रेजेंट बाय स्मॉल t. Thus using second equation of motion, again यहाँ पे हमने same equation use किया है. We have taken 2gh is equal to v square. Okay, यहाँ पे -2gh किया था, यहाँ पे हमने +2gh किया. v square क्योंकि u is equals to 0, so 0 into 0 is 0, तो ये v square बच गया. v will be equal to, इसका रूट इनको दे दो, बन गया रूट ऑफ 2gh. Now from first equation of motion we have v is equal to u plus gt. ओके, तो हमने t को अकेला कर दिया, v अपॉन g कर दिया, 2h अपॉन g हो गया. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we observe the time taken by the stone to go up is same as the time taken by the stone या ball to come down. ओके, तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगा. ओके, सो टाइम इसका नेगेटिव नहीं होगा, टाइम सेम रहेगा. भले इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ है लेकिन इसका टाइम सेम रहेगा. एवरीवन फॉलोड दिस सम? यहाँ पे आपको वैल्यूज रिप्लेस नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको सीधा इसे सॉल्व करना है. अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स? ये आप सॉल्व कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहिए तो. अंडरस्टूड? ओके, अंडरस्टूड 1. व्हाट इज अंडरस्टूड 1? ओके, सेकेंड पार्ट नहीं समझा, फर्स्ट पार्ट समझा? Okay, okay, fine, all right. Okay, just you have to remember two things. For a stone or a ball, okay, for a stone or a ball which is traveling upward, आपका acceleration due to gravity will be minus, क्योंकि ये against gravity जा रहा है. For the stone or a ball which is traveling towards or downward to the earth, it will be positive. ठीक है, बाकी सारा इक्वेशन सेम है. थोड़ा और डिफरेंस ये है कि आपकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू यू रहेगी और v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी अगर ये ऊपर जा रहा है तो, और नीचे आ रहा है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 बनेगी और फाइनल वेलोसिटी विल बी एज इट इज. ठीक है, ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है. विल गो टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सो गोइंग टू द टेक्स्ट बुक, ये वाला थर्ड एंड फोर्थ. If you understand word problem, it's really easy to solve. So just focus on what has been asked और आपको आंसर क्या देना है, ये दो चीज़ों पे से फोकस रखना है. गिवन मिल गया, टू फाइंड मिल गया, अब कैलकुलेशंस ऐसे ही आ जाएंगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या है? द सेंटर ऑफ द अर्थ फोर्स्ड ड्यू टू अपर हाफ, फोर्स ड्यू टू अपर हाफ ऑफ अर्थ विल कैंसिल फोर्स ड्यू टू द लोअर हाफ. ठीक है, एंड इन द सेम मैनर फोर्स ड्यू टू एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ इन द सेंटर विल बी कैंसल्ड एंड ड्यू टू द proportion opposite to it. Thus gravitational force at center of any body, अगर अर्थ हो या कोई भी बॉडी हो, from Newton's law we know F is equals to mg. So m मास के लिए होता है, F होता है फोर्स के लिए और वो g होता है ग्रेविटी के लिए. So value of small g will be 0. Okay,
क्योंकि जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. अगर सेंटर में आएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल हो जाएगा. फॉलोड एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 4 इजी टू अंडरस्टँड. किसी को कोणाला काही शंका आहे का इकडे? समजलं सगळ्यांना? सोपं आहे? ओके. प्रश्न चौथा, फोर्थ क्वेश्चन. Let the period of revolution of a planet at distance r from the star be t. Okay, distance r आहे. ओके, त्याचा पिरियड म्हणजे टाइम t आहे. प्रूफ दॅट इफ इट वॉज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 2r. आता हे सिंगल r डिस्टन्स आहे. जर डिस्टन्स 2 वेळा जास्त असतं r पेक्षा 2r असतं फ्रॉम द स्टार, इट्स पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन विल बी √8 इंटू टी. हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. त्यासाठी आपण काय करणार आहोत? फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ. आता आपल्याला माहिती आहे डिस्टन्स बद्दल विचारलं आहे स्टारच्या, आणि टाइम पिरियड बद्दल विचारलं. डिस्टन्स म्हणजे रेडियस, टाइम पिरियड म्हणजे आपला टी. तर आपण केपलरच्या थर्ड लॉ वरती जाणार. डायरेक्टली आपण इकडे केपलरचा तिसरा प्लॅनेटरी मोशनचा लॉ यूज करणार. त्या लॉने काय सांगितलं आहे? टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब. हे आपल्या केपलरच्या लॉने ऑलरेडी मेन्शन केलेलं आहे. हा झाला आपला इक्वेशन 1. आता आपण काय प्रूफ करणार आहोत? दस वेन पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन ऑफ प्लॅनेट ॲट डिस्टन्स आर फ्रॉम अ स्टार इज टी, देन फ्रॉम 1 वी हॅव टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब. ओके, म्हणजे हे जर आपला पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन, ओके, डिस्टन्स आर फ्रॉम द स्टार इज टी. ओके, म्हणजे अगर आपला डिस्टन्स वाढला तर टाइम सुद्धा वाढतो, डिस्टन्स कमी झाला तर टाइम सुद्धा कमी होतो. ह्याचा अर्थ काय आहे? आपला टाइम डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर आहे. ठीक आहे, तर आपण हा सेकंड इक्वेशन बनवला. एक मध्ये काय लिहिलं आपण? टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्मॉल आर क्यूब. ओके, हा होता लॉ, आणि हा आहे आपला गिवन इन्फॉर्मेशन घेऊन आपण हे लिहिलेलं आहे. आर इज प्लॅनेटचा कॅपिटल आर. दोघांमध्ये डिफरन्स समजा. याला आपण दिलंय इक्वेशन नंबर 2. आता आपण काय करणार आहोत? नाउ वेन द डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम स्टार इज ट्वाइस आर, 2 वेळा जास्त असेल, तर त्याचं पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन विल बिकम टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 2r क्यूब. आपण काय केलेलं आहे? आपण इकडे या पार्टमध्ये आपण ट्वाइस आरचं एक्झाम्पल घेऊन इथे T1 केलेलं आहे, म्हणजे हा टाइम पिरियड 1. ओके, म्हणजे ही केस, पहिली केस जे आपल्याला प्रूफ करायची आहे. इकडे आपण टाइमला ह्याला सेपरेट केलेलं आहे. ॲज इट इज फॉर्म्युला प्रमाणे स्क्वेअर टाकलेला आहे. डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 2r क्यूब. जो r क्यूब होता त्याच्यामध्ये आपण 2r क्यूब टाकलेला आहे. ओके, जे आपल्याला गिवन इन्फॉर्मेशन आहे ते. किंवा आपण असं सुद्धा लिहू शकतो, और टी स्क्वेअर. आता ह्याला सिम्प्लिफाय केला 2 इंटू 3, म्हणजे हे 3 वेळा 2 केलं तर तुमचं 8 येणार, इकडे 8 येणार. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आला 8 इकडे, आणि आर क्यूब, हा क्यूब आरला जाणार ॲज इट इज. हा झाला आपला इक्वेशन नंबर 3. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? कुठून आला 8r? इतना सभी को समझा 8r कहाँ से आया, टी स्क्वेयर कहाँ से आया? इजी टू अंडरस्टँड? ग्रेट. ओके, आता आपण डिवाइड करूया. काय डिवाइड करणार आहोत आपण? इक्वेशन 3 ला इक्वेशन 2 बरोबर डिवाइड करणार. मला एक गोष्ट सांगा, आपण इक्वेशन 3 ला 2 बरोबर का डिवाइड करतोय? 1 बरोबर पण डिवाइड करू शकतो ना? कौन सांगना रीजन? कौन बताएगा? हम इक्वेशन 3 को 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 1 से भी तो कर सकते हैं. यस, 2 से क्यों कर रहे हैं डिवाइड? आंसर क्विकली. किसी को नहीं पता? मैंने इतना पढ़ा है, कुछ भी नहीं समझा.
नॉट ओनली साइंस, समथिंग एल्स, सिर्फ साइंस के लिए नहीं। अगर आप टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल पढ़ोगे, ये क्वेश्चन पढ़ोगे, तो इधर क्या बताया है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम टी। ओके, मतलब पहला वाला केस ये बताया है और सेकंड वाला हमें ये प्रूफ करना है। तो हम पहला वाला केस यूज करके ही सेकंड वाला प्रूफ करेंगे, इसलिए हमने इक्वेशन 2 लिया 3 से डिवाइड करने के लिए। जो प्रूफ करना है उससे हम गिवन इंफॉर्मेशन डिवाइड करेंगे। ये लॉ हमने सिर्फ सपोर्ट के लिए लिया ताकि हम इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करें। गॉट इट? हम लॉ के साथ ये इक्वेशन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा गिवन डेटा है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक सेकेंड इक्वेशन बनाया है, एक थर्ड इक्वेशन बनाया है, और लॉ एज हमने रेफरेंस यूज किया है ताकि हम इसके अंदर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें। गॉट इट एवरीवन? तो हम कभी भी कोई भी इक्वेशन को लॉ के साथ डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन के अंदर दिया ना हो। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लो, ये समझ लो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये समझ लो राइट हैंड साइड है। ओके, तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, ये समझ लो। सो हमने इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड किया, हमको क्या मिला, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज नीचे आएगा विल बी इक्वल टू आर, 8r क्यूब विल बी डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये वाला। एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ये 8r क्यूब है वो एज इट इज नीचे आएगा, और ये जो r क्यूब है यहाँ का ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे कैंसलेशन किया है। हमने इसको कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल कर दिया हमने, हमने यहाँ पे r क्यूब, ये दोनों इक्वल बनते हैं तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, बच गया 8। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे t1, कि ये स्क्वायर और स्क्वायर भी कैंसिल होगा, यहाँ पे दोनों के स्क्वायर्स कैंसिल होंगे। बचा क्या हमारे पास, t1 अपॉन t विच इज इक्वल्स टू 8। ओके, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होंगे, सॉरी, ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होंगे। हाँ, ये वाले हो जाएंगे, ये इक्वल टर्म्स है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, t1 अपॉन टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, t1 को एज इट इज अपनी जगह पे रखा। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल टू 8 इंटू टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये t1 जो स्क्वायर था इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे रूट के लिए डाल दिया, तो हमने क्या किया, t1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 इंटू टी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इतना सभी को समझा, हमने ये किया। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट। ओके, सो वी विल गो टू नेक्स्ट पेज। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। ओके, यहाँ पे आपका इक्वेशन था, ये प्रूफ किया। यहाँ पे एक मिनट, कुछ तो साइन का गड़बड़ है, हमको ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे टी स्क्वायर आना चाहिए। आई विल जस्ट वेरीफाई दिस, इस एक बार इसको मैं लास्ट वाले स्टेप को वेरीफाई करूंगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ। जस्ट लेट मी वेरीफाई दिस स्टेप, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे टी स्क्वायर अगर यहाँ पे नहीं रखा है तो ये स्क्वायर यहाँ पे भी आना चाहिए, राइट? और स्क्वायर और रूट कट जाना चाहिए। I'll just verify this last step. Please give me today's time. In next session, I'll give you this answer. ठीक है, ये वाला स्टेप जरा होल्ड पे रखना है। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप इस एग्जाम्पल्स को कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 meters।
of on a planet. What is the value of small g on the planet? Easy. The equations of motion आप जो use करोगे will be s is equals to ut plus 1/2 gt square. Okay? s displacement रहेगा, टाइम हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है. ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे थोड़ा ये करेंगे. इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बताया गया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 meters ऑन द प्लैनेट. ओके, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 seconds which is 0 seconds which is equal to 5 meters which is equal to 5. ओके, सब्सटीट्यूटिंग द फॉर्मूला इन दिस, इसके अंदर अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ये 0 seconds नहीं है, एक्चुअली ये होना चाहिए था ऐसा. ये s का वैल्यू ये है, u का वैल्यू 0 है, ओके, s का वैल्यू 5 है और mt का वैल्यू भी 5 है, ऐसा है. दिस 3 आर डिफरेंट टर्म्स. हम सारे वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. s की जगह पे 5 डालेंगे, ठीक है. ut की जगह पे u विल बी हाफ. ओके, u का वैल्यू 0 है और टाइम टेकन का वैल्यू इधर है, ठीक है. सो वी हैव दिस, और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे यू विल गेट 0.4 मीटर. ये आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट कैंसलेशन है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है. ओके, तो ये आपका आंसर है. इसके बाद इफ यू मूव टू अनदर पार्ट, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी. तो हमारे पास प्लैनेट ए है, प्लैनेट बी है. इफ द मास ऑफ ए इज ma, what must be the mass of b, so the value of g on b is half of that of value of a. ओके, इसका मतलब ये है, अगर मास है m, ठीक है, तो इसका मास कितना है, रेडियस कितना दिया है यहाँ पे r, इसका रेडियस दिया है r/2, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ b. ठीक है. ग्रेविटी इधर यहाँ पे g रहेगी, यहाँ पे ग्रेविटी, अगर रेडियस यहाँ पे आपका ग्रेविटी हाफ हो जाएगा, ठीक है, एज पर द गिवन डेटा. तो हमने यहाँ पे दो पार्ट में से सॉल्व किया है, मास a अपॉन a स्क्वायर, मास b अपॉन b स्क्वायर. ये आप सॉल्व करके इसको ये कर सकते हो. इजी टू अंडरस्टैंड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. एक बार ये आप सॉल्व करके देखो. ये वाला कैसा सम है पता है, पीछे हमने किया था ना, दो अर्थ और मून को कंपेयर किया था, मास वाला सम, ये सेम वैसा है. तो ये आप अपने ओन पे सॉल्व करो. अगर नहीं होता है नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसे. इसके बाद द मास एंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन्स रिस्पेक्टिवली. ओके, वेट है 5 kg और इसका मास है 5 kg और वेट है 49 न्यूटन्स. व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, अगेन सेम आया. हमारे यहाँ पे क्या दिया है, अज्यूम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. ओके, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 1/81 टाइप का. तो ये इस तरह से रहेगा. ओके, ये आप खुद भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए सारे सम्स. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू कंपेयर योर आंसर्स. इसके बाद ये डी वाला सम है. यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस हाइट ऑफ 500 meters. व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, कितनी टाइम के लिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा और उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा. अगर स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिया है मैक्सिमम हाइट इज 500 meters अटेन बाय ऑब्जेक्ट. इसके बाद इसको टाइम कितना लगेगा नीचे आने के लिए, ग्रेविटी दी है, वेलोसिटी विल बी 0 क्योंकि ऊपर जाके रुकता है फाइनल वेलोसिटी. स्मॉल s विल बी दिस 500 meters. S is nothing but height, displacement. So using third equation of motion, we will have v square minus u square is equal to 2as. Okay? हमने ये सारे वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दिए, हमको स्मॉल u की वैल्यू मिल गई. हम ये स्मॉल u की वैल्यू सिंपलेस्ट इक्वेशन में डालेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डालेंगे. ओके, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, v is equals to u plus a, 0 is equals to this, and we will get this answer. So total time required will be 10 plus 10. Why 10 plus 10? Okay, क्योंकि वो ऊपर जाके नीचे आएगा, दो बार कवर करेगा, will be 20 seconds. ठीक है, this part is easy to understand students. Any difficulty?
ओके, आई नो आई एम गोइंग लिटिल फास्टर, क्योंकि आप ये सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे अगर कोई दिक्कत रहेगी। आई एम गिविंग यू दिस एज अ रेफरेंस। वी आर नॉट सॉल्विंग एक्सरसाइज, आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस। ये सारे सम्स आपको सॉल्व करने हैं। okay? इसके बाद दिस वी हैव अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस अ ग्राउंड इन 1 सेकेंड, assuming small g is equal to 10 meter acceleration due to gravity, calculate the speed on reaching the ground and height on the table। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिखेंगे। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों, क्योंकि ये टेबल के ऊपर प्लेस किया हुआ बॉल है, मूवमेंट नहीं है उसमें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास डिटेल्स में है। टाइम इसको 1 सेकेंड लगा नीचे उतरने के लिए। इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, हमने फॉर्मूला यूज किया एस इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन यूज किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज किया, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GS। फ्रॉम फॉर्मूला वन हमने वन में सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिए, हमको 5 मीटर्स मिल गया। हम ये 5 मीटर्स को अप्लाई करेंगे फॉर्मूला टू। ओके, 5 मीटर्स हमको हाइट मिल गई, हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला नंबर टू में, तो हमको फाइनल वेलोसिटी मिल गई। हमको क्या चाहिए था, हाइट चाहिए था, जो मिल गई फर्स्ट इक्वेशन से, इसे सेकेंड इक्वेशन के न्यूटन के। और हमको जो टाइम चाहिए था, ये सॉरी फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी, हमको थर्ड इक्वेशन से मिल गई। So first the velocity of ball when it reaches the ground will be 10 meters and the height of the table is 5 meters. Understood everyone? Easy to understand? Okay? Okay. Actually I had this book of solved examples. Sums भी मैंने अच्छे से solve किए थे step wise, but I couldn't find that book. So I have to take this reference images. मुझे वो बुक ही नहीं मिल रही है, आइदर इट इज लेफ्ट इन माई स्कूल या फिर मैंने वो बुक कहीं पे रखी, मुझे याद नहीं है। सो जस्ट यूज दिस एज अ रेफरेंस इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ लेट अस गो टू दिस पार्ट एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे। यहाँ पे इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, मासेस ऑफ अर्थ एंड मून। अगेन यहाँ पे दो प्लैनेट्स है, दो ये है, क्या बोलते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ और मून। 6 × 10⁻²4 अर्थ का है और 7.4 × 10⁻²2 मून का है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ओके, जैसे कि समझ लो ये अर्थ है और ये मून है, इसका है 7.4 है इसका, और इसका है 6 × 10⁻²4। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3.84 × 10⁵। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटी की वैल्यू दी है 6.7, अगर नहीं भी दी है तो आपको याद रखना है ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, हम ये एज अ रेफरेंस वैल्यू यूज करेंगे। वेरी इजी सम, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, याद है ऊपर, इफ यू रिमेम्बर, बहुत पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ सॉल्व किया था, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ये वाला हम यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, लेट अस गो बैक टू आवर सम। यहाँ पे हमने क्या किया है, एम ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, एम एम स्टैंड्स फॉर मून, आर स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने सारा डेटा गिवन वाला लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे सीधा फॉर्मूला डाल दिया। फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सारे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास m1 है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर डिस्टेंस है। बिल्कुल हमने यहाँ पे यही किया है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अर्थ है, सेकेंड है मून, अपॉन डी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर मतलब आर है हमारे पास, रेडियस दोनों में से। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया,
और यहाँ पे कैंसलेशन करके हमको ये आंसर मिला 2.01741 इंटू 10⁻20 विच इज इक्वल टू आवर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 2.01 अगर आप लास्ट के 2 डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके, लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद जो वैल्यूज डालते हो इट शुड बी लेस देन 5 अगर आपका राइट आंसर ये है तो। ठीक है, अगर मोर देन 5 हो गया तो नंबर चेंज हो जाता है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर 0.01 का फर्क चलेगा लेकिन ज्यादा फर्क नहीं चलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जी एफ वाला सम। अब हम जाते हैं लास्ट सम पे जी। द मास ऑफ द अर्थ इज 6.6 into 10⁻24 kg। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, अब यहाँ पे सन है, इज 1.5 into 10⁻11। If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 newtons, what is the mass of the sun? Previous example में क्या पूछा था? Calculate the gravitational force of attraction, तो ये easy था। ये वाले एग्जाम्पल में क्या पूछा है कि मास ऑफ द सन को कैलकुलेट करो। हमारे पास जी की वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटी की वैल्यू 6.7। ठीक है, हम यहाँ पे गिवन कंडीशंस लिखेंगे। सबसे पहले हम सन के मास को m kg बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम गिवन कंडीशंस क्या है, अर्थ की मास है हमारे पास, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज F। ठीक है, हम इस फॉर्मूला में डाल सकते हैं इसको, सॉरी हाँ, ये वैल्यू है हमारे पास। तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ सन फाइंड आउट करना है। हमारे पास जी है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास अर्थ की वैल्यू है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी हैव कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज 6.67। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे g इंटू एम एम आर। ओके, तो हम ये यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन। ओके, यहाँ पे आप m kg की जगह पे ms kg लिख दो, मास ऑफ सन इजी पड़ेगा आपको, द होल डिवाइड बाय से r स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे g की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, me अर्थ की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इसको एज इट इज रखा और इसको भी रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे f की भी वैल्यू है हमारे पास, इसको भी रिप्लेस कर दिया। आप जब m को आइसोलेट करोगे, मास ऑफ सन को आइसोलेट करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ। ओके, अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो तो कैसे करोगे सिंप्लीफाई, सबसे पहले आप g को एक साथ करोगे, तो मैंने g इंटू एम ई इंटू एम एस सॉरी द होल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आया है, F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम मास ऑफ सन ms। मुझे इसको आइसोलेट करना है ना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ms को आइसोलेट करने के लिए इसको इसके नीचे लेके आऊँगी, F आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई इक्वल्स टू एम एस। हमें ये वाली फाइंड आउट करनी है, तो मैंने सबको आइसोलेट कर दिया। अब वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, यू विल गेट योर वैल्यू लाइक दिस। इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बाकी सारा कैंसलेशन है। एनी डिफिकल्टी ओवर योर? Yes, students? Okay, understood? Very good. So today we have studied everything, Kepler's law, gravity, gravitational force, Isaac Newton. Okay, so this is all end of the chapter. Understood? Any difficulty, students? किसी को कुछ पूछना है? Anything? Everyone followed this chapter. There will be no repetition very soon. Anything you wish to ask? Easy to understand? All clear. Okay. So shall we stop here for the day? Next session we will start with new chapter. Okay.
classification of periodic classification of elements. It's amazing and interesting chapter, so please be present over there. Okay? Chalo. Fine. Y'all may leave. Bye everyone. Bye. Bye bye. Yeah, bye bye.